हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। बच्चों, अभी देश में लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। आप घबराए नहीं। आपके आपके लिए सारा देश है, सरकार है। जो भी गाइडलाइंस होती है उसे फॉलो करें और इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। और ऐसे समय में बच्चों, हर टीचर का भी एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों के मदद के लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि अभी आने वाले समय में देश के सबसे प्रतिष्ठित जितने भी एग्ज़ाम हैं सब आने वाले हैं, जैसे IIT JEE मेंस एडवांस, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग एम्स वगैरह सबका आ रहा है। तो हम लोग, बस मेरा प्रयास है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करें। और हमारे बच्चे कहाँ पर फंस रहे हैं ये मुझे अपने लंबे एक्सपीरियंस के दौरान पता चल चुका है। एक केमिकल इंजीनियर होने के कारण और साथ में 8 इयर्स ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन टीचिंग होने के कारण मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ। तो आप लोग, जो मेरा डेली का वीडियो आ रहा है आजकल अपने बच्चों के लिए, उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका अच्छे से लाभ उठाएं। मैं कम्पिटिटिव व्यू से डाल रहा हूं, क्योंकि अब तो +2 का एग्ज़ाम भी हो गया है। तो आप लोग इसे डेली देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले मैंने फिजिकल और ऑर्गेनिक का क्लास लिया था, अब मैं इनऑर्गेनिक का ले रहा हूँ आज। बच्चों में बहुत ही कंपाउंड के कलर को लेकर कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हर वीडियो में एक टिप्स दूंगा आपको। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, बेसिकली वो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पर है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ कंपाउंड के कलर का एक टिप्स भी देता चलूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं, जो भी सॉल्ट होते हैं, उसको हम लोग अगर केटायन और एनायन में लिखें तो C और A, C स्टैंड्स फॉर केटायन, A स्टैंड्स फॉर एनायन, इस टाइप से होता है। अगर हम इसके बहुत सारे सल्फाइड का कलर जानने में इच्छुक हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है, उससे आज हम लोग ख़त्म ही कर देंगे। देखिए कैसे। अगर ये थायोसल्फेट से बच्चों रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ओके। तो एवरी टाइम ये क्या बनाएगा बच्चों, CX, ध्यान दीजिएगा यहाँ H2O3 का होल वर्ग, और यहाँ पर जो भी है Na और फिर एनायन का जो है बनना है, सो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बच्चों, क्या है हमारा टिप्स कि जब भी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CX और या फिर कहिए चलिए CY और CX का कुछ ऐसा बन जाएगा सल्फाइड। और वो जब भी होगा बच्चों, वो किस कलर का होगा, ये हमेशा क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, ओके। ये ब्लैक कलर का होगा। अब जब हम इसको एक्सेस ऑफ हाइपो में लेते हैं, तो हमारे पास जो बनता है बच्चों, वो एवरी टाइम कुछ Na2, यहाँ 2 नहीं कुछ और भी हो सकता है, बट मैं Na2 को दिखा रहा हूँ कि यहाँ सोडियम आपको डालना है। CX H2O3Y कुछ इस टाइप का एवरी टाइम आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसका एग्जांपल देखें बच्चों, मान लिया जाए AgBr, ये क्या है, पेल येलो है। इसको अगर हम लोग Na2H2O3 में डालेंगे, ओके, तो हमारे पास जो पहले आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा Ag2H2O3, ओके। अगेन जो हमारा टिप्स है, वाटर दे दीजिए, तो Ag2S, ये क्या हो गया, ब्लैक, हमेशा ब्लैक आएगा। इसको अगर हम लोग एक्सेस ऑफ यही चीज को हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ओके, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये एकदम कॉमन है बच्चों, कहीं भी पर कुछ नहीं है, केवल एक जगह है जो कंफ्यूजन, ये एक्सेप्शन, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी आपका ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी आप चलाइए, कभी कोई गलती का चांस कुछ नहीं। कुछ इस तरह से आया। अगेन आप इसको वाटर से रिएक्शन कराएं, CuS, ये भी ब्लैक, ओके। अब जब इसको आप एक्सेस से अब आपने रिएक्शन कराया बच्चों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आया,
H2O3 का होल 5। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं। अब केवल एक्सेप्शन आपका जो आता है वो है केवल और केवल Fe3+ के साथ, केवल और केवल Fe3+ वाले कंपाउंड में ही यहाँ पर है। जब हम लोग Na2H2O3 से जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि Fe H2O3 का होल 4 और यहाँ पर आपको जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक माइनस कुछ इस तरह से आ रहा है और इसका जो भी है ये एक थायोसल्फेट का फॉर्म यहाँ पर आता है। और ये जो थायोसल्फेट का जो फॉर्म होता है बच्चों, इसमें खासियत है कि ये पूरी तरह से ब्रेक करके रहता है। ठीक है, पूरी तरह से ब्रेक करके ये आपको रहेगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर एक्सेप्शन में अगर देखेंगे तो नॉर्मली ये इसी फॉर्म में आपका रहता है और जो ये ब्रेक करके रहता है इसका कलर भी केवल एक वायलेट होता है। बाकी आपका जो मेरा कहना है ये वाला ब्लैक और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये हर जगह वैलिड है। आपके पास ये जो सल्फाइड का जो कन्फ्यूजन पड़ा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है KMnO4 का, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसका कलर हम कैसे याद करें, इसका क्या टिप्स है, तो देखिए बच्चों इसके नाम में ही इसका टिप्स छुपा है। जैसे परमैंगनेट में पर जो है यहाँ से आप उसके कलर का एज्यूम कर ले पर्पल, है ना, वहाँ से आप एज्यूम कर ले पर्पल, यानी उसका कलर हो गया पर्पल। क्लियर, इसका कोई कलर का आप कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्या होता है इसका, जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, क्या होता है, ये O माइनस यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर कुछ आप देखेंगे यहाँ पर एक कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर आएगा और ये अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इसके निकल रहे हैं, जो ये बताता है कि MnO4 माइनस यानी परमैंगनेट आयन एक स्टेबल आयन है, रेडिकल है, और इसी स्टेबल होने के कारण इसके पास बहुत वेरियस क्वालिटी, मतलब बहुत सारे ये कंपाउंड्स बना सकता है। काफ़ी बढ़िया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना। तो अब इसका बच्चों अगर आता है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल टिप्स, इसका भी सिंपल ट्रिक्स है आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या करना है बच्चों, जो भी आपके पास जो कंपाउंड है उसका नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ ऊपर में लिख देंगे और नीचे में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बस सिग्मा बॉन्ड जो पहला बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल इसमें यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 7, 2 2 4 2 6 एक साथ है ना, 7 बाय, और कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, ओके 4, यानी 7/4 इसका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट जो है इसका अगर मान लिया जाए कि फॉर्मल चार्ज भी अगर पूछ दिया, वो भी बहुत आसान टिप्स मैं आपको देता हूँ। बहुत लंबा कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल अगर फॉर्मल चार्ज जानना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जानकारी होना होगा। जैसे इसके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ओके, बटे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो चार्ज तो आप देख ही रहे हैं -1 है, और इस टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड की 4 होता है। तो ये यानी कि -0.25 इसका फॉर्मल चार्ज होता है। ये आप याद भी कर लें, ठीक रहेगा, या फिर आपको याद भी नहीं करना होगा, हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया है, ये याद रहेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा प्रिपरेशन आता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पर बताता चलूँ, बात होता है कि कभी आपसे कोई पूछे Mn2+ में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, फिर ये कैसे कलर शो कर रहा है जो हमने कहा कि पर्पल है। बच्चों इसका कारण आप हमेशा यही दोगे, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जो लिगेंड होता है, वो लिगेंड यहाँ पर
चार्ज ट्रांसफर करता है मैग्नीज को, ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर हमारा पर मैग्नेट के पास एक कलर होता है जो कि पर्पल होता है। ठीक है, पर मैग्नेट आयन के पास जो कलर होता है वो पर्पल होता है। ओके, यही चीज है बच्चों। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन वाला। प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है इसका प्रिपरेशन और आसान भी है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो पायरोलिसाइट होता है वो हमारा ब्राउन कलर का कुछ होता है। पायरोलिसाइट जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है MnO2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलियो। ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ होता है पायरोलिसाइट। ये जो होता है हमारा ये ब्राउन कलर का होता है। ओके, इसको हम लोग फ्यूज्ड कर देते हैं KOH और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग दे देते हैं। एक्चुअली हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी हल्का मिलाते हैं ताकि जो उसमें कुछ पोरस हो जाए, ऑक्सीजन वहाँ आराम से सप्लाई हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पर बच्चों इसे हम लोग अगर बैलेंस करें यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास आएगा 2K2 MnO4, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद 2H2O। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखना है बच्चों कि जो यहाँ पर +6 स्टेट में चला गया, यहाँ पर कितना किस स्टेट में था 4+4, यानी अभी जो आ रहा है वो मेरा मैग्नेट है। मैग्नेट है यानी पोटेशियम मैग्नेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। और इसका जो कलर होता है बच्चों, इसका कलर आपके पास है कुछ इस तरह से, ग्रीन। ओके, ग्रीन, इसका कलर ग्रीन होता है। अब जो आता है K2MnO4, इसका क्या होता है बच्चों, ये इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन जब करते हैं तब हमें जाकर मिलता है KMnO4 जो कि पर्पल कलर का होता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो यहाँ ऑक्सीजन का सोर्स केवल O2 ही ले ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको KClO3 वगैरह भी हम लोग मिलाते हैं। जैसे इस स्टेप 1 को ही हम लोग, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 के लिए हम लोग अगर देखें तो हमारे पास एक और सोर्स होता है KClO3। इसे क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था रेडिकल के समय कि ClO4- को पर क्लोरेट आयन कहते हैं, ClO3- को क्लोरेट आयन कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट जो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर अगेन पायरोलिसाइट को ले लेंगे Kp। फिर यहाँ पर हम लोग, मुझे तो याद है बच्चों कि मैं इतने साल से हर साल मैं लिखता ही हूँ, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर याद करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग को पूरा याद ही करना है। जहाँ पर कुछ करंट का टिप्स होगा, कुछ एग्जामिनेशन में आपको क्या काम करना है, आपको जरूरत ना पड़े, केवल आपको एग्जाम से मतलब है, उसके लिए आपको देखना है। तो यहाँ पर भी हम स्टेप 1 को ले सकते हैं, ये ग्रीन, यही चीज के लिए ये प्रोसेस भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यही वाला चीज ले लेंगे, ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पार्ट हमारा हो गया प्रिपरेशन का। अब हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें बच्चों, तो क्या होता है, पहला चीज होता है इसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर था, ये सब तो था ही। पहला चीज होता है बॉन्ड, ये जो हमारे पास जो आता है, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में हम लोग देखेंगे ये इसके पास N फैक्टर कितना है। तो होता क्या है, ये MnO4 जो है, MnO4-, ये एसिडिक मीडियम में कुछ इस तरह से इसका आप देखेंगे Mn2+, ये यानी 5+5 स्टेट मतलब +5 का चेंजेज है। यहाँ पर +7 है, ये +2 में गया। ओके, और यहाँ पर आपको
4H2O, यानी एसिडिक मीडियम में इसमें एन फैक्टर कितना आया, एन फैक्टर 5। ओके, देखिए एसिडिक मीडियम में। अब जब न्यूट्रल का बात आता है बच्चों, KMnO4 माइनस और H2O और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर MnO2 बनता है 4OH माइनस, तो ये अल्कलाइन होता है। अब बच्चों यहाँ एक चीज और आपको देखना है, ये पर्पल कलर का था, यहाँ आने के बाद ये लाइट पर्पल हो गया या फिर लाइट पर्पल हो गया या फिर कलरलेस हो गया, इसीलिए ये इंडिकेटर वगैरह में भी आता है काम, ध्यान से यहाँ पर। ओके, यहाँ भी आपने देखा। अब जब हम इसको बेसिक मीडियम में करें बच्चों, 4OH माइनस 4MnO4, कुछ इस तरह से आपको रिएक्शन आएगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, यहां पर एन फैक्टर इक्वल टू कितना आया था 3, यहां पर 1, सॉरी हाँ ठीक है 3 और 1। तो आप इस तरह से यहां पर देखें कि यहां न्यूट्रल में 1 था और यहां पर बेसिक में 1। ओके, एन फैक्टर। अगर इसको हम ब्रीफ करना चाहें तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्या, जो MnO4 माइनस जो होता है ये एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना हो गया, +5। ओके, बेसिक ये न्यूट्रल में +3, बेसिक में +1। ये भूलने की चीज नहीं है बच्चों, आप आराम से इसको याद भी रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे बच्चों। क्या होता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसका जो रिएक्शंस होता है वो सब क्या क्या होता है, ठीक है, इसके रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो रिएक्शंस में इसका बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ये नहीं है बहुत, लेकिन देखो जब हम लोग KMnO4 को लेते हैं और इसको हम लोग, मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा, कॉन्क H2SO4 में डालते हैं और होता क्या है बच्चों, ये एग्जाम में आता भी है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी बता रहा हूं। क्या होगा जब आप देखिए MnO4 माइनस को हम लोग जब यहाँ पर कॉन्क H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, ओके, जब हम KMnO4 को मैक्सिमम ये एक्सेस में लेंगे तब हमारे पास एक आता है Mn2O7 माइनस रेडिकल, सॉरी ये काफी एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव ऑयल। कब होता है, जब हम लोग KMnO4 को यहाँ पर KMnO4 ही चलिए कर देते हैं, एक्सेस में ले रहे हैं। ओके, अब जो होता है दूसरा पार्ट, अगर हम लोग एक्सेस में नहीं ले, ठीक है, और एसिड को एक्सेस में ले, इसको दो चीज है हमारे पास, या तो ये एक्सेस में ले या तो ये एक्सेस में ले। जब इसको एक्सेस में लेंगे तो हमारे पास एक MnO3+ का आता है, इसका कलर कुछ ग्रीन होता है, ठीक है, और ये तब होता है जब हमारे पास कॉन्क H2SO4 एक्सेस में है, बस। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट हम लोग जो रिएक्शंस इसके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखें। देखो बच्चों क्या होता है कि KMnO4 में जो मैग्नीज होता है वो +7 स्टेट में है। डेफिनेट है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यही इसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। +7 तक जा रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो इसकी जो वेरियस रिएक्शन है बच्चों उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो MnO4 है माइनस, ये H+ में अगर रिएक्शन किया, यहाँ पर एकदम ध्यान से, आप बहुत सारा रिएक्शन है, सबको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, कोई भी हेलोजन हो
वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पर अगर ये Fe2+ है आयरन का तो ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। Sn2+ है तो Sn4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्जेलेट आयन है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबका यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। माइनस है तो ये 0 पर गया, बढ़ा, यहाँ भी वही +2 से +3 में, यहाँ भी +2 से +4 में 3। ये ऑक्जेलेट आयन का यहाँ पर कितना था, +3 स्टेट में कार्बन है और ये +4 स्टेट में चला गया कार्बन। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैग्नीज अपना घटा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना +3 स्टेट में है, कितने स्टेट में है, +2 स्टेट में है, तो ये SO4 -2 SO2 SO4 2 SO3 SO4 2 H2S सल्फ C2H5OH ये एसिटिक, या फिर C2H5 C2H4 यानी अल्कीन। अल्कीन जो होता है, अल्केलाइन KONO4 जो है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, वो आप जानते ही हैं, ऑर्गेनिक का पार्ट है ना। तो ये इतने सारे रिएक्शंस इसके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पर, और आपको एवरी टाइम यही देखना है। ये अच्छा टिप्स है कि हमेशा आप दूसरे का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा दीजिए, यही KMnO4 में सबसे खासियत बात है। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, इतना ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके सामने जो आता है वो ऑक्सीडाइज होकर अपने सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। और जानते ही हैं कि सल्फर का क्या होगा, +4। हाँ, यहाँ पर H2S में वो फिर भी सल्फर में चला जाता है, सल्फर में -2 से वो 0 पर आ जाता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ ही रहा है। और कुछ मैक्सिमम केसेस में ये उसका जो मैक्सिमम स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पहुंचा देता है। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए कि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ये बढ़ाएगा, है ना। हाँ, मैक्सिमम पर तो कभी कभी पहुंचाता है, कभी कभी नहीं भी पहुंचाता है। जैसे कि Cl है, ये +7 तक जाएगा, यहाँ पर 0। तो कह सकते हैं हम ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेट है कि बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शंस का था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में, वो है हमारा बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले बच्चे अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसका पहले इसका कलर हम लोग देख लेते हैं। कलर क्या होता है इसका, ऑरेंज। ओके, कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, कलर इसका होता है ऑरेंज। अब हम चलिए पहले प्रिपरेशन ही देखते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन, यही पार्ट को हम लोग पहले देख रहे हैं। तो जब प्रिपरेशन देखेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, ये है आपका क्रोमाइट ओर। ये क्या है, क्रोमाइट ओर। ये क्रोमाइट ओर को मैं इसलिए लिखा हूं इस तरह से, आपको समझ में अच्छे से आए कि Fe यहाँ पर +2 स्टेट में है और Cr यहाँ पर +6 स्टेट में है। नॉर्मली बहुत सारे बुक में लिख देता है, ठीक है, जो टंडन वगैरह सब जो मार्केट में आता है वो सब डायरेक्टली लिख देता है FeCrO4, और उसके बाद एग्जाम में आ जाता है अलग क्वेश्चन कि भाई इसमें Fe का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से तोड़ कर लिख दिया हूँ। ये क्रोमाइट ओर जो है, जब हम इसे NaOH, कहीं बुक में Na2CO3 भी लिखा है, लेकिन NaOH से भी हो सकता है। जब इसके साथ हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो आता है, ये आता है
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमाइट, यानी क्या हो गया, सोडियम क्रोमाइट, सोडियम क्रोमाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है बच्चों, इसी सोडियम क्रोमाइट को हम जब एसिडिफाइड करते हैं तो हमारे पास जो आता है Na2Cr2O7, ठीक है, जो प्लस Na2SO4 प्लस H2O। बच्चों यहाँ पर अब जो है Na2Cr2O7 और हम लोग पढ़ने आ रहे हैं K2Cr2O7। तो आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते थे सर पोटेशियम का डायरेक्ट क्यों नहीं लिए। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम को हम लोग नहीं ले सकते हैं कि जब एसिड से रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास जो नीचे में जो आता है वो Na2SO4 आता है, और जो ऊपर वाले जो मिक्सर में यहाँ पर आपको Na2Cr2O7 है। अब अगर K2Cr2O7 होता तो वो अच्छे से यहाँ पर सॉल्युबल हो जाता है, तो आपको सेपरेशन में बहुत समस्या आएगा। लेकिन यहाँ पर जब सोडियम क्रोमेट को लेने से, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट को लेने से क्या फायदा हुआ कि ये मिक्स नहीं हुआ। देखिए ये नीचे में Na2SO4 बैठ गया और ये ऊपर में है, तो आप आराम से इसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसी को लेते हैं, ठीक है, ये पोटेशियम वाले को डायरेक्टली नहीं लेते हैं, नहीं तो पोटेशियम वाला अच्छे से मिक्स कर जाएगा, फिर उसके बाद हमें सेपरेशन में बहुत समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, सिल्वाइन। सिल्वाइन किसको कहते हैं, सिल्वाइन KCl। अब आपके पास इसको आप स्टेप 1 कर लें, बेटर है, इसको आप स्टेप 2 कर लें, ठीक है, अब स्टेप 3 भी कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर जो होता है Na2Cr2O7, इसको अगर आप KCl से करें जो आपको चाहिए था वो आ गया, K2Cr2O7 2NaCl, जो चाह रहे थे आप आ गया, यही चाह रहे थे वही आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्रिपरेशन पार्ट यही है, यहाँ पर मैं प्रिपरेशन पार्ट को खत्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पर होता है, सवाल आता है, आप जान रहे हैं कि बहुत सुने होंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। आई होप कि आप जानते ही होंगे, अगर बनाई भी तो K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसका +6 स्टेट में होता है। अब इसका हम लोग देखें कि कितना, अगर हमें निकालना हो जो इक्विवेलेंट वेट, तो क्या हो सकता है, तो अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है और ये बना देता है 2Cr+3 और 7H2O यहाँ पर निकल जाता है। बच्चों मैं हर साल पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छे से हर चीज़ बाय एकदम विदाउट एनी टाइप ऑफ मिस्टेक मुझे पता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझाने में मुझे इसलिए बहुत आसान होता है, कोई भी चीज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ पर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, तो यानी इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब जब सवाल आता है, सवाल आएगा कि इसके स्ट्रक्चर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी आपका ये भी पार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है और ये भी पार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर आप क्या ये कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ जो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ये जो यहाँ के 6 ये जो बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है और यहाँ भी इक्विवेलेंट है।
दूसरा ये आप निकाल सकते हैं कि ये 6 ऑक्सीजन जो है इक्विवेलेंट बॉन्ड से क्रोमियम से अटैच्ड है, केवल बीच में जो लिंक वाला ऑक्सीजन है वो नहीं। बॉन्ड लेंथ की भी बात करें तो ये सभी का बॉन्ड लेंथ 1 होगा, यहाँ भी 6 का 1 होगा, ये नहीं होगा। बात से समझ रहे हैं? यानी आपके पास इक्विवेलेंट ऑक्सीजन मतलब ये 6 ऑक्सीजन जो है इक्विवेलेंट बॉन्ड, सेम बॉन्ड लेंथ सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ से अटैच्ड है। ओके, चलिए ये हो गया आपका क्रोमियम का। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इसका जो है वो देखिए Cr2O7 2- जो है, अगर इसको हम OH- से करें तो हमेशा एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है इस फॉर्म में। व्हाट डज इट मीन? अगर हम एसिडिक मीडियम में लें तो ये स्टेबल, ये इसका स्टेबल फॉर्म मिलेगा। अगर बेसिक मीडियम में लें तो ये हमारा स्टेबल फॉर्म में मिलेगा, क्रोमेटाइन। दूसरा टिप्स, एक और टिप्स ये, जितने क्रोमेट होते हैं ऑल क्रोमेट्स आर येलो एक्सेप्ट Ag+ और Hg+, ये दोनों का होता है रेड। ठीक है, ये दोनों का आपको रेड है। अब यहाँ पर एक और चीज होता है Ag+ और Hg+। और बच्चों यहाँ पर कॉपर अगर है, कॉपर का अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ब्रोन। बाकी सारे क्रोमेट के कलर येलो होते हैं, PbCrO4 जितने भी Na2CrO4 सभी के सभी येलो है, आप नहीं भूलेंगे, आई एक्सपेक्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पर बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस का सवाल आता है बच्चों। यहाँ पर अगर हम Cr2O7 को यहाँ पर एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड से तो हमारे पास जो आता है वो CrO2 का होल 2। देखिए इसको मैं बहुत इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, एक्चुअली बुक में आपको डायरेक्टली इस तरह लिख देगा, मैं आपको तोड़ कर लिख रहा हूं CrO2 का होल 2। ओके, तब जाकर CrO5 या फिर CrO5F लिखें। ये यहाँ ये बता रहा है कि जो O2 है वो 2 मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि पेरोक्सी लिंकेज से लिंक्ड है। ठीक है, पेरोक्सी देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता रहा हूं कैसा है। इस तरह होता है, ये आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या है बच्चों, यहां पर खासियत एक बात तो ये है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। जो इथर के इसमें स्टेबल होता है। इसका कलर होता है ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। अब यहां पर आपको खासियत है, ये जो CrO5 है बच्चों, यहां पर आपको 2 पेरोक्सी लिंकेज है। चलिए इसी पर मैं एक और आपको टिप्स बताता हूं। टिप्स है कि अगर आपको नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज किसी का बताना है, बताएंगे। यहां पर जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम का अगर डायरेक्टली आप निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो क्या होता है? X - 10 = 0, यानी X = 10, जो कि पॉसिबल नहीं था, बिकॉज कि X जो है वो मैक्सिमम जो है वो 6 आ सकता था, क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है ना। तो +6, लेकिन यहाँ 10 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो इसका जो नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज जो निकालते हैं, नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज, इसका एक टिप्स होता है जो कि खुद का है, इसलिए आपको ज्यादा बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। जितना भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है माइनस मैक्सिमम पॉसिबल बटे 2। व्हाट डज इट मीन कि यहां पर 10 आ रहा था, 10 लिख दीजिए, मैक्सिमम
क्रोमियम का 6 होगा बाई 2, यानी कितने आ गए 4/2, यानी 2 आपको पेरोक्सी लिंकेज है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसका स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में है, ये ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहता है, ये ब्रेक कर जाता है। कुछ हद तक ये ईथर में है, ईथर के सॉल्वेंट में कुछ देर तक ये है, लेकिन ऐसा नहीं है फुल्ली स्टेबल है। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में है, ब्लू कलर इसका होता है, ओके। और ये पेरोक्साइड, और हाँ ये डिपेंड भी करता है क्या कितना स्ट्रेंथ का आप एसिड का मीडियम लिए हैं तभी फॉर्म करेगा, वरना कुछ और भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। लेकिन हमारे IIT JEE में अब तक इतना तक ही आया है, इससे ज़्यादा नहीं आया है, और आई होप कि नहीं आएगा। चलिए यहाँ ये हो गया। अब इसके रिएक्शंस को हम लोग, वेरियस रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग अब द एंड करेंगे। देखिए जब आयोडीन माइनस है वही Cl माइनस तो Cl2 है ना, H2S है तो सल्फर, SO2 है तो SO4 माइनस 2, H2O3 है तो यहाँ पर ये भी SO4 माइनस 2, ये SO3 से अगर आप इसको रिएक्शन कराएंगे अगेन फिर से यही ऑक्जेलेट से रिएक्शन कराइए, कोई बात नहीं है तो CO2 है ना। अगर आपने इसको कराया C2H5OH से तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। अगर आपने एल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो ये एसिड बन जाएगा। SN2+ से रिएक्शन कराया तो ये SN4+ बन जाएगा। Fe2+ से रिएक्शन कराया तो Fe3+ बन जाएगा। तो ये बच्चे आपके वेरियस रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आने वाला, जितना मैंने बताया ये मच मोर इनफ है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का पूछा जाएगा तो अब आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही क्रोमाइट जो था, बस यही चीज़ है ना भाई। बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछा आप तुरंत बताएंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड मैंने देख लिया 6, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, यानी कि 3/2 बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग KMnO4 K2Cr2O3 K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारा इसमें टिप्स मिला, और डेली आपके लिए मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा और आपके हेल्प के लिए रहेगा। इसलिए आप कभी जो वीडियोस आएंगे उसे मिस ना करें। ये मेरा आपके प्रति जो प्यार है उसके लिए है। आप इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। चलिए, गुड लक।